शेरलॉक होम्स ये किरदार एक इंग्लिश डिटेक्टिव है। इस किरदार पे कई उपन्यास यानी नॉवल, फिल्म्स और वेब सीरीज बनी हैं और स्टेज प्ले भी ढेर सारे हुए हैं। अगर मैं ये कहूँ कि ये किरदार एक लेखक आर्थर कॉनन डॉयल ने अपनी कल्पना से लिखा था, पर आज ये किरदार एक हॉलमार्क बन चुका है डिटेक्टिव्स के लिए। अगर मैं ये कहूँ कि ये एक किस्म का ऑनर है इन्वेस्टिगेशन लाइन में डिटेक्टिव्स के लिए, तो ये बात गलत नहीं होगी। शेरलॉक होम्स नाम की कई किताबें हैं जिनमें ये किरदार अलग अलग तरीकों से मर्डर सुलझाता है। किताब में लिखी टेक्निक पुलिस या फॉरेंसिक में एग्जिस्ट भी नहीं करती थी, लेकिन आगे चलकर आर्थर कॉनन डॉयल की कहानियों से प्रेरित होकर इन्वेस्टिगेशन की बहुत सारी टेक्निक्स को पुलिस ने अपनाया और आज उनका इस्तेमाल करते हैं अपना केस सॉल्व करने के लिए। इनमें से एक टेक्निक है डीएनए टेस्टिंग। जी हाँ, डीएनए टेस्टिंग से केस को सॉल्व करने का आइडिया शेरलॉक होम्स ने एक नॉवल में डिस्कस किया था। उस समय कल्पना थी और आज हकीकत है। आप लोग सोच रहे होंगे कि आज मैं इस डिटेक्टिव के बारे में बात क्यों कर रहा हूं। इसका जवाब ये है कि हमारे देश में भी प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसीज हैं, पर हमारे यहाँ प्राइवेट डिटेक्टिव्स को लोग जब भी याद करते हैं जब उन्होंने अपनी बेटी का रिश्ता करना हो या किसी इंश्योरेंस एजेंसी को कोई बड़ा क्लेम पास करना होता है। क्राइम इन्वेस्टिगेशन में डिटेक्टिव को इन्वॉल्व करने का ख्याल बस किस्से कहानियों में ही आता है। विदेशों में प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी एक लेजिटिमेट प्रोफेशन है, लेकिन हमारे यहाँ इस प्रोफेशन को हंसी मजाक की नजरों से ही देखा जाता है। लेकिन 2016 के एक मर्डर केस में जब पुलिस फोर्स ने हार मान ली थी, तब एक प्राइवेट डिटेक्टिव ने केस को सॉल्व किया था। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कपिल और मैं कहानियां सुनाता हूँ। दिल्ली के पास एक जगह है यमुना नगर, जिसे पहले लोग अब्दुल्लापुर के नाम से जाना करते थे। ये काफी बड़ा डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा का, जहां प्लाईवुड, पेपर, टिम्बर जैसी बहुत सारी इंडस्ट्रीज के प्लांट है। यमुना नगर में रहते थे अमित बत्रा, जिनकी स्कूलिंग, कॉलेज सब दिल्ली से ही हुआ। फैमिली बैकग्राउंड की बात करें तो अमित बत्रा एक करोड़पति फैमिली से बिलोंग करते थे, जो अपना बिजनेस यमुना नगर में संभाल रहे थे। कॉलेज में साथ पढ़ने वाली लड़की थी प्रिया। प्रिया ने कॉलेज में मिस कॉलेज का खिताब और बाद में मिस दिल्ली का टाइटल जीता। प्रिया बहुत खूबसूरत थी। अमित भी उसकी खूबसूरती का दीवाना हो गया। पहले दोस्ती, फिर प्यार और फिर दोनों ने 1998 में शादी कर ली। एक सुखी परिवार, घर गृहस्थी, 2 बच्चे, ऐश और आराम की जिंदगी जीते अमित बत्रा और प्रिया की जिंदगी में एक दिन अचानक तूफान आ गया। अमित बत्रा की शादी को 18 साल बीत चुके थे। 27 मई 2016 की सुबह दरवाजे पर नॉक किस्म की आवाज होने लगी। प्रिया चिल्ला रही थी और लोगों को मदद के लिए बुला रही थी। अमित बत्रा अपने बेडरूम में थे और उन्हें देख के लग रहा था कि उन्हें कुछ हो गया है। प्रिया के बुलाने पर पड़ोसी भागे भागे वहां आए और बाद में अमित बत्रा के माँ बाप भी। लोकल डॉक्टर्स को बुलाया गया, जिन्होंने बताया कि अमित अब इस दुनिया से जा चुका है। ही इज नो मोर। 42 साल की उम्र में अमित बत्रा अपने पीछे अपनी पत्नी, 2 बच्चे और अपने माँ बाप को छोड़कर चले गए थे। प्रिया ने बताया कि अमित को अचानक दिल का दौरा पड़ा था। दुख से भरी चीख और आंसू ने बत्रा परिवार को घेर लिया था। पूरा परिवार रो रहा था, सबकी आंखों में आंसू थे और सबसे ज्यादा गम और शौक में थी प्रिया। रिश्तेदार, दोस्त, पड़ोसी मिलकर समझाते थे, हिम्मत देते थे और फिर 27 मई शाम को ही अमित बत्रा का अंतिम संस्कार कर दिया गया। आनंद फानन में हुए इस हादसे को सबने भुलाना शुरू कर दिया। दुख कितना भी बड़ा क्यों ना हो, इंसान को उसे भूलकर आगे बढ़ना ही पड़ता है। प्रिया ने भी वही किया। प्रिया ने दोबारा
फिर से जिम जाना स्टार्ट किया। प्लाईवुड का बिजनेस जो अमित बत्रा ने अपने कंधों पर उठा रखा था, जिसकी बागडोर वो खुद संभालते थे, उनके पिता ने कहा था कि बेटा इस बिजनेस को ऊंचाई पर ले जाना, और उस ऊंचाई पर ले जाना जहां तक मैंने सोचा भी ना हो। बिजनेस में प्रिया ने कभी ज्यादा इंटरेस्ट लिया नहीं था, लेकिन अमित के जाने के बाद प्रिया ने बिजनेस को अपने नाम ट्रांसफर किया और कंपनी की डायरेक्टर बन गई। एक औरत का कंपनी के सबसे बड़े ओहदे पर बैठ जाना लोगों को रास नहीं आता, तो हजार तरह की बातें होने लगी। कोई कहता प्रिया का एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर है, कोई कहता प्रिया ने अमित को जहर दे दिया, कोई उसके कैरेक्टर पर सवाल उठाता, तो कोई उसको इम्प्रेस करने के लिए उसके आगे पीछे दुम हिलाता नजर आता। इन सब के बीच अमित के माता पिता उसका उनसे पहले चले जाने के गम में काफी मायूस थे। पिता की उम्र उस समय 70 साल थी और माँ की उम्र तकरीबन 65 साल, यानी उम्र का वो दौर जहां पर आकर लोगों के शरीर में ताकत खत्म होने लगती है, या यूं कहें कि लगभग ताकत खत्म हो जाती है। दिल में बच्चों के पास उनके साथ रहने का, उनको प्यार करने का दिल करता है। कुछ ऐसा ही हाल अमित के माता पिता का भी था, खासकर अमित की मां श्रीमती उर्मिला बत्रा का। उर्मिला जी ने कई बार कहा उनका बेटा अमित उनके सपने में आता है और कहता है कि मैं हार्ट अटैक से नहीं मरा। यह सपना उर्मिला जी को कई बार आता था। उन्होंने अपने पति से इस बात का जिक्र कई बार किया, पर उनके पति ने इस बात को नजरअंदाज कर दिया। उनके पति विजय बत्रा सारा बिजनेस बेटे को देकर सुख और शांति से भरी जिंदगी जीना चाहते थे, लेकिन अपने बेटे की अर्थी अपनी आंखों के सामने उठने का दर्द विजय बत्रा जी को देखना भी पड़ा और उसके साथ जीना भी पड़ रहा था। उर्मिला जी रोज अपने पति से कहती थी कि उन्हें पुलिस से बात करनी चाहिए और अमित की मौत की जांच करानी चाहिए, पर सबने उन्हें यही समझाया कि मां का मन उन्हें ये मानने नहीं दे रहा कि अमित इस दुनिया में अब नहीं रहा है। इन्हीं ख्यालों की वजह से बार बार अमित उनके सपने में आता है। मगर फिर कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद विजय बत्रा जी ने पुलिस कंप्लेंट भी करवाई और पुलिस पर प्रेशर भी डाला कि अमित बत्रा की मौत की जांच जल्द से जल्द की जाए। प्रिया बत्रा को विधवा हुए 1 महीना भी नहीं गुजरा था, लेकिन जिस तेजी से उन्होंने अपना लाइफस्टाइल बदला, उसे देखकर लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है, दाल में कुछ तो काला है। शक की सुई का कांटा उन्हीं पर आकर रुक रहा था। कंपनी को अपने नाम करने के बाद प्रिया ने दोनों बच्चों को बोर्डिंग स्कूल भेज दिया। एक औरत जिसका पति 18 साल की शादी के बाद अचानक मर जाए, उस सदमे को सहते हुए 1 महीने में वही औरत अपने बच्चों को खुद से दूर भेज दे, ये सोचने वाली बात है। लेकिन खैर, ना सिर्फ ऐसा सोचना, ऐसा बल्कि हुआ भी। क्या ये मुमकिन था? शायद हाँ, या हो सकता था शायद नहीं। दाल में कुछ काला था और इसी काले को ढूंढने के लिए अमित के माँ बाप ने पुलिस में कंप्लेंट लिखवाई, और जब इससे बात नहीं बनी तो एक प्राइवेट डिटेक्टिव को हायर किया। दोस्तों, पुलिस सिस्टम की बैकबोन होती है। पुलिस महकमे की भी अपनी मजबूरियां होती हैं। कभी बाबूगिरी, कभी रेड टेपिज्म और कभी सीनियर्स का दबाव, पब्लिक का नॉन कॉपरेशन, रिसोर्सेज की कमी, ये सब कुछ कानून के लंबे हाथों को छोटा कर देती हैं। पुलिस के पास हर रोज मर्डर, रेप, किडनैपिंग और रॉबरी के केस आते हैं। ये पुलिस सिस्टम में रिफॉर्म की कमी कह लीजिए या फिर बड़े अधिकारियों की मैनेजमेंट, लेकिन पुलिस फोर्स चाहे वो किसी भी राज्य की क्यों ना हो, उसे क्षमता से ज्यादा काम करना पड़ता है। एक एक पुलिस अधिकारी एक एक छोटे से छोटे पुलिस वाले को रोजाना 12 से 18 घंटे काम करना पड़ता है। और जिस तरह हम ऑफिस में ज्यादा काम होने पर एक आम दिखने वाली परेशानी को नजरअंदाज कर देते हैं, उसी तरह की चूक पुलिस ने अमित बत्रा की केस में की।
विजय बत्रा अमित बत्रा के पिता हरियाणा पुलिस के पास पहुंचे थे और कंप्लेंट लिखवाई थी कि उनके बेटे की मौत हो चुकी है और उन्हें शक है कि मौत नेचुरल कॉजेस से नहीं बल्कि किसी और वजह से हुई है। इस सब पर पुलिस ने भरोसा दिलाया था कि वो केस की जांच करेंगे। विजय बत्रा घर लौटे और यही भरोसा उन्होंने अपनी पत्नी को जताया और यही उम्मीद लगाई कि पुलिस उनके बेटे की मौत की सच्चाई को सामने लाएगी। लेकिन अफसोस ऐसा हुआ नहीं। होना यह चाहिए था कि पुलिस को इस केस में तफ्तीश करनी चाहिए थी, लेकिन पुलिस ने इस केस की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखा। जहां तक बात प्रिया की है, उसके संबंध अपने सास ससुर के साथ तनाव भरे थे। शादी के कुछ वक्त बाद से ही अमित और प्रिया अलग घर में रह रहे थे, पर अमित रोजाना अपनी मां और पिता से मिलने उनके घर आया करता था। पुलिस को इस बात का पता चला तो उनका पहला अनुमान यही था कि अमित के माता पिता उम्र के तकाजे और बेटे को खो देने के कारण बौखला गए हैं और इसलिए अपनी बहू पर शक कर रहे थे। कुछ बातें और भी थी। अमित का अंतिम संस्कार हो चुका था और बॉडी का पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ था। माँ बाप तो पोस्टमार्टम के लिए राजी थे, लेकिन अमित की बीवी ने इस बात की मंजूरी नहीं दी। यानी एविडेंस कलेक्ट करना और मौत की वजह पता करना नामुमकिन थे। तो कुल मिलाकर पुलिस की इस केस को सॉल्व करने की इंटेंशन भी कमजोर थी और इन्वेस्टिगेशन की अप्रोच भी कम थी। यानी जब नीयत ही नहीं थी तो इन्वेस्टिगेशन यानी तफ्तीश होती भी क्या। कई महीने बीत गए पर विजय बत्रा पुलिस स्टेशन के चक्कर ही लगा रहे थे। पैसा रुतबा बहुत था, शायद इसी के दम पर विजय बत्रा और उनकी बीवी उर्मिला बत्रा ने पुलिस डिपार्टमेंट के बड़े अधिकारियों से बात और मुलाकात करी और अपने बेटे की केस की इन्वेस्टिगेशन पर जोर देने की इल्तिजा की। लेकिन रोशनी की कोई किरण नजर नहीं आई। पुलिस शायद हार मान गई थी, लेकिन विजय बत्रा और उर्मिला बत्रा का उनके बेटे से प्यार हार मानने ही नहीं दे रहा था। यहां कहानी में एंट्री होती है देसी शेरलॉक होम्स की। जी हां, इन्वेस्टिगेशन की गुमनाम राहों पर विजय बत्रा का चलना बहुत मुश्किल हो रहा था। पुलिस से नाउमीदी ने उन्हें एक दूसरा रास्ता दिखाया। उन्होंने एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर को हायर किया और फिर जो काम पुलिस नहीं कर पाई वो काम प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर ने कर दिखाया। सबसे पहले तो इन्वेस्टिगेटर ने प्रिया का पीछा करना शुरू किया। वो कहाँ जाती है, किससे मिलती है, क्या करती है, ये सब कुछ मालूम करने के बाद एक ऐसी लीड मिली जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। प्रिया ने अमित के गुजर जाने के 4 दिन बाद ही जिम जाना शुरू कर दिया था, और वो इसलिए क्योंकि जिम ट्रेनर रोहित प्रिया का ट्रेनर भी था और शायद आशिक भी। आस पड़ोस वालों से पूछा तो उन्होंने बताया कि जिम ट्रेनर रोहित अक्सर बत्रा फैमिली के घर आता था और ज्यादातर जब आता था जब अमित बत्रा घर पर नहीं होते थे। ये चौंका देने वाली बात थी क्योंकि रोहित उम्र में प्रिया बत्रा से काफी छोटा था। सबूत के तौर पर डिटेक्टिव ने रोहित और प्रिया बत्रा की कुछ ऐसी तस्वीरें हासिल की, उन्हें देखते ही लग रहा था कि इन दोनों के बीच में सिर्फ दोस्ती नहीं, उससे भी कुछ ज्यादा है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन के लिए इतना काफी नहीं था। अभी रोहित के बारे में और जानकारी हासिल करना जरूरी था। रोहित का बैकग्राउंड उसके लाइफस्टाइल से मैच नहीं हो रहा था। पता चला कि अमित की मौत के बाद से ही रोहित की लाइफस्टाइल पूरी तरह से बदल चुकी थी। अमित के मरने के 2 महीने बाद रोहित बाइक से सीधा कार पर आ गया और जो कार वो चला रहा था उसकी कीमत 34 लाख रुपए थी। एक जिम ट्रेनर के पास इतना पैसा अचानक आया तो आया कहां से? डिटेक्टिव ने जब जांच की तो पता चला कि वो 34 लाख की कार रोहित को प्रिया ने गिफ्ट में दी थी। अगला एविडेंस जो डिटेक्टिव ने हासिल किया वो थे कॉल रिकॉर्ड्स और लोकेशन रिकॉर्ड्स। जिस रात अमित की मौत हुई उस रात रोहित और प्रिया के फोन की लोकेशन एक ही थी। कॉल रिकॉर्ड्स के मुताबिक रोहित और प्रिया की लोकेशन वही घर थी जिसमें अमित की मौत हुई थी। प्राइवेट डिटेक्टिव के पास पुलिस जितने अधिकार नहीं होते,
उसके बावजूद उस जासूस ने अपनी स्किल, हिम्मत और कनेक्शन के दम पर ये सारे सबूत हासिल किए। एविडेंस को ले जाकर अमित के माता पिता के सामने पेश किया गया। माँ बाप का डर, उनका शक अब सिर्फ शक नहीं था, सच बनकर ताक रहा था उन्हें। अमित शायद उन्हें छोड़कर नहीं गया था, शायद उसको उनसे छीन लिया गया था। डिटेक्टिव ने उनसे कहा कि ये सबूत लेकर अगर वो पुलिस के पास जाते हैं तो पुलिस प्रिया और रोहित को अरेस्ट करके पूछताछ कर सकती है और ये सबूत उन्हें उस हद तक परेशान कर देंगे कि वो टूट जाएं और शायद खुद ही सच उगल दें। जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। पुलिस ने सबूत देखते ही माँ बाप से माफी मांगी और कुछ ही घंटों में प्रिया और रोहित पुलिस स्टेशन में बैठकर अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करा रहे थे। अब सुनिए रोहित और प्रिया का कन्फेशन। प्रिया और रोहित ने जो बताया उसके मुताबिक ये कहानी कुछ इस तरह से हुई थी। प्रिया रोहित से 2015 में मिली। सालों पहले वाली मिस दिल्ली बनने के लिए प्रिया जिम में बहुत मेहनत कर रही थी, लेकिन रोहित और प्रिया के बीच में जिमिंग के दौरान दोस्ती हुई जो प्यार में तब्दील हो गया और फिर ये प्यार हदें पार कर गया। अब प्रिया को अमित में अपना जीवन साथी नहीं बल्कि जीवन की खुशियों के बीच में रुकावट नजर आ रहा था। जिस दिन अमित की मौत हुई उस दिन रोहित और प्रिया ने 2 कॉन्ट्रैक्ट किलर्स को हायर किया। 10 लाख रुपए के बदले कॉन्ट्रैक्ट किलर ने अमित को मारकर उसको ठिकाने लगाने की सुपारी उठाई। रिश्तों में कैसे बदलाव आ जाते हैं। एक पत्नी अपने पति को मारने के लिए सुपारी देती है। ये बात सुनकर हैरानी होती है और नहीं भी, क्योंकि ऐसे केस हम आए दिन सुनते रहते हैं। ऐसा लगता है कि ये सब तो एक आम बात होने लगी। खैर, कहानी में आगे बढ़ते हैं। प्रिया, रोहित और वो 2 कॉन्ट्रैक्ट किलर सोते हुए अमित बत्रा पर अटैक करते हैं। प्लान था कि अमित को इंजेक्शन लगाकर मार देंगे, लेकिन ये प्लान फेल हो गया। अमित अचानक जाग गया और हाथापाई के बीच में इंजेक्शन की निडल टूट गई। प्रिया की क्रूरता यही नहीं रुकी। प्रिया ने रोहित और कॉन्ट्रैक्ट किलर से कहा कि इसका गला दबा दो, गला दबाकर मार डालो। और उन तीनों आदमियों ने अमित को पकड़ा और उसकी बीवी प्रिया ने ही उसके मुंह पर तकिया रख के उसका दम घोट दिया। और फिर अगले दिन सुबह का ड्रामा तो मैं आपको बता ही चुका हूं। मर्डर को हार्ट अटैक की शक्ल दे दी और फिर अय्याशी की सीढ़ी चढ़ना शुरू कर दिया। प्रिया बत्रा ने, माँ बाप ने अपना बेटा खोया, बच्चों ने अपना पिता और एक इंसान ने अपनी जिंदगी को। इंसान कितने प्यार से, कितने जतन, कितनी उम्मीदों से अपना घर सजाता है, बिना इस बात की फिक्र किए कि शायद कहीं कोई अपना ही उसे धोखा दे सकता है। अगर वो प्राइवेट डिटेक्टिव वो केस सॉल्व नहीं करता तो शायद अमित बत्रा और उनके माता पिता को कभी इंसाफ ही नहीं मिल पाता। दोस्तों, प्यार एक खूबसूरत एहसास है, पर ऐसे प्यार का क्या फायदा जो माँ बाप से उनका बेटा और बच्चों से उसका पिता छीन ले। आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज डू लेट मी नो। मिलते हैं अगली कहानी में। गॉड ब्लेस, पीस टू ऑल।